नमस्कार दोस्तों। हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक बाय जेसी लिवरमोर। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ स्पेकुलेशन। सट्टा खेल दुनिया का सबसे आकर्षक खेल है, लेकिन यह बेवकूफ, मानसिक रूप से आलसी, असंतुलित स्वभाव वाले या जल्दी अमीर बनने के इच्छुक लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग अंत में गरीब ही रह जाते हैं। कई सालों से जब भी मैं किसी डिनर पार्टी में अजनबियों के साथ बैठा तो अक्सर कोई न कोई मुझसे बातचीत के बाद पूछता, मैं बाजार से जल्दी पैसा कैसे कमा सकता हूं। पहले मैं धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश करता कि बाजार से जल्दी और आसानी से पैसा कमाना कितना मुश्किल है। कभी कभी मैं विनम्रता से सवाल टालने की कोशिश करता, लेकिन बाद में मेरा जवाब सीधा और साफ हो गया, मुझे नहीं पता। ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव का अपमान है जिसने वर्षों तक बाजार का गहराई से अध्ययन किया है। यह वैसा ही है जैसे कोई किसी वकील या डॉक्टर से पूछे, मैं कानून या सर्जरी से जल्दी पैसा कैसे कमा सकता हूं। हालांकि मुझे यह महसूस हुआ कि बहुत से लोग अगर सही दिशा दिखाई जाए तो मेहनत और सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं। यही कारण है कि यह किताब लिखी गई है। इसमें मेरे जीवन के अनुभव, असफलताएं और सफलताएं शामिल हैं, और उनसे मिले सबक भी। इन सब के आधार पर मैंने एक सिद्धांत बनाया है जो समय के महत्व पर आधारित है। मेरा मानना है कि सट्टा बाजार में सफलता का सबसे अहम पहलू यही है। लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी ईमानदारी और मेहनत से खुद के रिकॉर्ड रखते हैं, खुद सोचते हैं और खुद फैसले लेते हैं। अगर आप स्वस्थ कैसे रहें जैसी किताब पढ़ते हैं तो व्यायाम किसी और से नहीं करवाया जा सकता। ठीक उसी तरह अगर आप मेरे बताए तरीके अपनाना चाहते हैं तो अपने रिकॉर्ड खुद रखने होंगे, खुद सोचना होगा और अपने निष्कर्ष खुद निकालने होंगे। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, और यदि आप मेरे मार्गदर्शन से सफल होते हैं और शेयर बाजार से अपनी लगाई गई पूंजी से अधिक निकाल पाते हैं तो मुझे खुशी होगी। इस पुस्तक में मैं उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और विचार प्रस्तुत कर रहा हूं जो कभी कभी सट्टा लगाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये विचार मेरे कई वर्षों के निवेश और सट्टा अनुभव से संकलित किए गए हैं। जो भी व्यक्ति सट्टा लगाने की इच्छा रखता है उसे इसे एक व्यवसाय के रूप में देखना चाहिए और उसी तरह इसे अपनाना चाहिए, न कि इसे एक शुद्ध जुआ समझना चाहिए जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। यदि मेरा यह मानना सही है कि सट्टा अपने आप में एक व्यवसाय है तो इसमें शामिल लोगों को इसे सीखने और समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो भी जानकारी उपलब्ध हो उसके आधार पर पिछले 40 वर्षों में जो मैंने सट्टा को एक सफल व्यावसायिक उपक्रम बनाने के लिए समर्पित किए हैं, मैंने कई नए नियम खोजे हैं और अब भी खोज रहा हूं जो इस व्यवसाय में लागू किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं रात को यह सोचते हुए सोया कि मैं किसी संभावित बाजार चाल को पहले से क्यों नहीं समझ पाया, और अगली सुबह जल्दी जागने पर मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मुझे सुबह होने का बेसब्री से इंतजार रहता था ताकि मैं अपने पिछले रिकॉर्ड की जांच कर सकूं और देख सकूं कि नए विचार में कितनी सच्चाई है। अधिकतर मामलों में यह विचार पूरी तरह से सही नहीं होता था, लेकिन जो भी उसमें अच्छा था वह मेरे अवचेतन मन में जमा हो जाता था। फिर कभी बाद में कोई और विचार उभरता और मैं तुरंत उसे जांचने में लग जाता। धीरे धीरे ये विचार स्पष्ट होने लगे और मैं अपने रिकॉर्ड को इस तरह व्यवस्थित करने में सक्षम हुआ कि मैं उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकूं। मेरे सिद्धांत और उनके व्यावहारिक प्रयोग ने मुझे यह साबित कर दिया कि सट्टा या निवेश के व्यवसाय में कभी कुछ नया नहीं होता। कुछ ऐसे समय होते हैं जब सट्टा लगाया जाना चाहिए और उतने ही निश्चित रूप से ऐसे समय भी होते हैं जब इससे बचना चाहिए। एक बहुत ही सटीक कहावत है, आप एक घुड़दौड़ को हरा सकते हैं लेकिन पूरी दौड़ को नहीं हरा सकते। बाजार में काम करने का भी यही हाल है। ऐसे समय होते हैं जब शेयरों में निवेश और सट्टा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन हर दिन या हर हफ्ते लगातार ट्रेडिंग करके पैसा बनाना संभव नहीं है। केवल अति आत्मविश्वासी और मूर्ख लोग ही ऐसा करने की कोशिश करेंगे। यह संभव ही नहीं है और किया भी नहीं जा सकता। सफलतापूर्वक निवेश या सट्टा लगाने के लिए व्यक्ति को यह राय बनानी होगी कि किसी विशेष शेयर में अगली महत्वपूर्ण चाल क्या हो सकती है। सट्टा लगाना कुछ और नहीं बल्कि भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करना है।
लेकिन सही अनुमान लगाने के लिए एक ठोस आधार होना जरूरी है। उदाहरण के लिए किसी खबर के बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। यह सोचें कि इस खबर का उन लोगों के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ेगा जो मुख्य रूप से इसमें रुचि रखते हैं। यदि आपको लगता है कि इसका स्पष्ट रूप से बुलिश या बेयरिश का प्रभाव पड़ेगा, तो भी अपनी राय पर तब तक भरोसा न करें जब तक कि खुद बाजार की गतिविधियां आपकी राय की पुष्टि न कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार पर इस खबर का उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता जितना आप सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाजार किसी निश्चित ट्रेंड में एक निश्चित समय तक रहा है, तो कोई भी तेजी या मंदी की खबर उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। हो सकता है कि उस समय बाजार पहले से ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ हो। ऐसी स्थिति में उस खबर का कोई असर नहीं होगा। ऐसे समय में पिछले अनुभवों और समान परिस्थितियों में बाजार की चाल का रिकॉर्ड रखना निवेशक या सट्टेबाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में उसे अपनी व्यक्तिगत राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए और केवल बाजार की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। बाजार कभी गलत नहीं होता, लेकिन राय अक्सर गलत होती हैं। कोई भी राय तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक कि बाजार खुद उसके अनुरूप न चले। आज के समय में कोई भी व्यक्ति या लोगों का कोई समूह बाजार को चला या गिरा नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी विशेष शेयर को लेकर यह राय बना सकता है कि वह निश्चित रूप से ऊपर या नीचे जाने वाला है, और अंततः उसकी राय सही भी हो सकती है, लेकिन अगर वह जल्दबाजी में काम करता है तो वह पैसा गंवा देगा। मान लीजिए कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी राय सही है, इसलिए वह तुरंत ट्रेड कर लेता है। लेकिन इसके बाद स्टॉक उल्टी दिशा में चला जाता है। बाजार नैरो हो जाता है, वह थक जाता है और बाहर निकल जाता है। शायद कुछ दिन बाद फिर से उसे सही मौका नजर आता है और वह फिर से निवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा प्रवेश करता है, स्टॉक फिर से विपरीत दिशा में चला जाता है। अब वह अपनी राय पर संदेह करने लगता है और अपना निवेश वापस ले लेता है। अंततः स्टॉक में वह चाल शुरू होती है जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन जल्दबाजी और दो गलत ट्रेड करने की वजह से वह अपना आत्मविश्वास खो चुका होता है। संभव है कि उसने और भी ट्रेड किए हों और अब उसके पास नई स्थिति लेने की क्षमता न हो, इस तरह जिस असली मौके के लिए उसने शुरुआत में ट्रेड किया था। जब वह आता है तो वह उसमें शामिल नहीं हो पाता। जिस बिंदु पर मैं यहाँ जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि जब आप किसी विशेष स्टॉक या स्टॉक्स के बारे में एक निश्चित राय बना लें तो उसमें जल्दबाजी में निवेश करने की कोशिश न करें। धैर्य रखें और बाजार में उस स्टॉक की गतिविधि को ध्यान से देखें। हमेशा किसी ठोस मौलिक आधार पर चलें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक $25 पर बिक रहा है और काफी समय से $22 से $28 के दायरे में बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि यह स्टॉक अंततः $50 तक पहुंचेगा, तो भी जल्दबाजी न करें। यदि यह स्टॉक $25 पर है और आपको विश्वास है कि यह $50 तक जाएगा, तो धैर्य रखें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह स्टॉक सक्रिय न हो जाए और नई ऊंचाई न बना ले, जैसे कि $30 तक पहुंच जाए। जब ऐसा होगा तो यह संकेत होगा कि बाजार के हिसाब से आपकी राय सही साबित हो रही है। यदि कोई स्टॉक $30 तक पहुंच जाता है तो यह दर्शाता है कि यह एक मजबूत स्थिति में आ गया है, अन्यथा यह उस स्तर तक नहीं पहुंचता। इस स्थिति में यह संभव है कि स्टॉक अब निश्चित रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, यानी वास्तविक बढ़त की शुरुआत हो रही हो। यही वह समय होता है जब आपको अपनी राय के समर्थन में कदम उठाना चाहिए। यदि आपने $25 पर खरीदारी नहीं की तो इस बात को लेकर परेशान न हो। इसकी संभावना अधिक है कि यदि आपने $25 पर खरीदा होता तो इंतजार करते करते आप थक जाते और स्टॉक के सही चाल पकड़ने से पहले ही बाहर निकल जाते। एक बार जब आप निचले स्तर पर स्टॉक से बाहर निकल जाते तो आप निराश हो जाते और सही समय पर दोबारा निवेश करने से चूक जाते। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सट्टा लगाकर असली पैसा तभी बनाया जाता है जब कोई स्टॉक या कमोडिटी शुरुआत से ही लाभ दिखाने लगे। जब मेरे व्यापारिक लेनदेन के कुछ उदाहरण दिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने अपना पहला व्यापार मनोवैज्ञानिक रूप से सही समय पर किया, यानी जब उस स्टॉक में इतनी मजबूत शक्ति थी कि उसे बढ़ना ही था। मेरी खरीदारी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस स्टॉक के पीछे बहुत अधिक ताकत थी। ऐसे कई मौके आए जब मैं अन्य सट्टेबाजों की तरह
पर्याप्त धैर्य नहीं रख सका और मैंने जल्दबाजी में सौदा कर लिया। मैंने हमेशा बाजार में किसी न किसी प्रकार की भागीदारी बनाए रखने की इच्छा रखी। आप कह सकते हैं, इतने अनुभव के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि मैं भी एक इंसान हूं और मानवीय कमजोरियों के अधीन हूं। सभी सट्टेबाजों की तरह मैंने भी कई बार अधीरता को अच्छे निर्णय पर हावी होने दिया। सट्टा खेल के समान है, चाहे वह पोकर हो, ब्रिज हो या कोई अन्य कार्ड गेम। हम सभी में यह सामान्य कमजोरी होती है कि हम हर जैकपॉट में भाग लेना चाहते हैं और ब्रिज में हर हाथ खेलना चाहते हैं। यही मानवीय कमजोरी एक निवेशक और सट्टेबाज की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, और यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो यह अंततः उसके विनाश का कारण बन सकती है। यह मानवीय स्वभाव है कि हम आशावान और डरपोक दोनों होते हैं, लेकिन जब आप सट्टे के व्यवसाय में आशा और भय को शामिल कर देते हैं तो आप एक गंभीर जोखिम का सामना करते हैं, क्योंकि आप इन दोनों भावनाओं को गलत समय पर और उल्टे क्रम में उपयोग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक स्टॉक को $30 पर खरीदते हैं। अगले ही दिन यह तेजी से बढ़कर $32 या $32.50 तक पहुंच जाता है। आप तुरंत डर जाते हैं कि यदि आप लाभ नहीं लेते तो अगले दिन यह घट सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा लाभ लेकर स्टॉक बेच देते हैं, जबकि यही वह समय होता है जब आपको पूरा आत्मविश्वास रखना चाहिए। आप क्यों उन 2 अंकों के लाभ के बारे में चिंता कर रहे हैं जो आपके पास पिछले दिन नहीं थे? यदि आप एक दिन में 2 अंकों का लाभ कमा सकते हैं तो अगले दिन भी 2 या 3 अंक और कमा सकते हैं, और शायद अगले हफ्ते 5 और। जब तक स्टॉक सही ढंग से प्रदर्शन कर रहा है और बाजार की स्थिति अनुकूल है, जल्दी में लाभ लेने की जरूरत नहीं है। आपको यह पता होता है कि आप सही हैं, क्योंकि यदि आप गलत होते तो आपके पास कोई लाभ नहीं होता। इसे बने रहने दें और आप भी इसके साथ बने रहें। यह लाभ बहुत बड़ा हो सकता है, और जब तक बाजार की गतिविधि आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं देती, अपने विश्वास पर टिके रहें और अपने निवेश को बनाए रखें। दूसरी ओर, मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक $30 पर खरीदते हैं और अगले दिन यह गिरकर $28 पर आ जाता है, जिससे आपको 2 अंकों का नुकसान होता है। इस स्थिति में आप इस संभावना को लेकर चिंतित नहीं होंगे कि अगले दिन यह 3 अंकों या उससे अधिक गिर सकता है, बल्कि आप इसे एक अस्थायी गिरावट मानेंगे और सोचेंगे कि अगले दिन यह अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा। लेकिन वास्तव में यही वह समय होता है जब आपको चिंतित होना चाहिए। यह 2 अंकों की गिरावट अगले दिन और 2 अंकों की गिरावट ला सकती है, या अगले कुछ हफ्तों में 5 या 10 अंक की गिरावट हो सकती है। यही वह समय होता है जब आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप बाहर नहीं निकलते तो आपको बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वह समय होता है जब आपको खुद को बचाने के लिए अपने स्टॉक को बेचना चाहिए, इससे पहले कि नुकसान और बड़ा हो जाए। लाभ तो खुद ब खुद सुरक्षित रहते हैं, लेकिन नुकसान कभी नहीं। एक सट्टेबाज को बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने खाते को संतुलित रखता है, ताकि भविष्य में जब उसके पास कोई ठोस योजना हो तो वह नए सौदे में सही समय पर प्रवेश कर सके और पहले की तरह ही स्टॉक खरीद सके। एक सट्टेबाज को खुद अपनी बीमा कंपनी बनना पड़ता है, और व्यापार में बने रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपने पूंजी खाते की सुरक्षा करे और कभी भी इतना बड़ा नुकसान न होने दे कि भविष्य में जब उसकी बाजार की समझदारी सही साबित हो तब उसके पास निवेश करने के लिए पूंजी ही न बचे। हालांकि मेरा मानना है कि एक सफल निवेशक या सट्टेबाज के पास बाजार के दोनों पक्षों, खरीद और बिक्री, में प्रवेश करने के लिए ठोस कारण होने चाहिए, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि किस विशेष मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर वह अपना पहला निवेश कब करे। मैं इसे फिर से दोहराता हूँ, ऐसे निश्चित समय होते हैं जब बाजार में कोई विशेष हलचल वास्तव में शुरू होती है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कोई भी सट्टा लगाने की सहज प्रवृत्ति और धैर्य रखता है वह एक निश्चित विधि विकसित कर सकता है जिसे वह एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सके और यह सही ढंग से तय कर सके कि उसे अपना पहला निवेश कब करना चाहिए। सफल सट्टेबाजी केवल एक अनुमान नहीं होती। लगातार सफल रहने के लिए एक निवेशक या सट्टेबाज के पास कुछ निश्चित नियम होने चाहिए जो उसे मार्गदर्शन प्रदान करें। जो विशेष मार्गदर्शक मैं उपयोग करता हूं, हो सकता है वे किसी और के लिए कोई मूल्य न रखते हों। ऐसा क्यों?
यदि वे मेरे लिए अत्यधिक लाभकारी हैं, तो वे आपको भी समान रूप से क्यों न लाभ दें? इसका उत्तर यह है कि कोई भी मार्गदर्शक 100% सही नहीं हो सकता। अगर मैं किसी विशेष मार्गदर्शक का उपयोग करता हूं जो मेरा पसंदीदा है, तो मुझे यह पता होता है कि उसका परिणाम क्या होना चाहिए। अगर मेरा स्टॉक मेरी अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं करता, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं कि सही समय अभी नहीं आया है और मैं अपनी पोजीशन बंद कर देता हूं। शायद कुछ दिनों बाद मेरा मार्गदर्शक संकेत देता है कि अब मुझे फिर से निवेश करना चाहिए, तो मैं वापस जाता हूं और इस बार यह पूरी तरह सही साबित होता है। मुझे विश्वास है कि जो कोई भी कीमतों की चाल का अध्ययन करने में समय और मेहनत लगाएगा, वह अंततः एक ऐसा मार्गदर्शक विकसित कर सकता है जो भविष्य के लेनदेन या निवेश में उसकी सहायता करेगा। इस पुस्तक में मैं उन बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे अपने सट्टा व्यापार में उपयोगी साबित हुए हैं। कई व्यापारी चार्ट या औसत आंकड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। वे इन्हें ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चार्ट या आंकड़े कभी-कभी एक निश्चित प्रवृत्ति को इंगित करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे चार्ट कभी पसंद नहीं आए। मुझे लगता है कि वे बहुत अधिक उलझाने वाले होते हैं। फिर भी जिस तरह अन्य लोग चार्ट रखने के प्रति जुनूनी होते हैं, मैं भी रिकॉर्ड रखने के प्रति उतना ही जुनूनी हूं। हो सकता है कि वे सही हों और मैं गलत। मुझे रिकॉर्ड पसंद करने का कारण यह है कि मेरी रिकॉर्डिंग विधि मुझे यह स्पष्ट चित्र प्रदान करती है कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन जब तक मैंने समय के तत्व को ध्यान में रखना शुरू नहीं किया, तब तक मेरे रिकॉर्ड वास्तव में उपयोगी नहीं थे। जब मैंने इसे ध्यान में लिया, तब वे आगामी महत्वपूर्ण हलचलों का पूर्वानुमान लगाने में सहायक बने। मेरा मानना है कि यदि सही रिकॉर्ड रखे जाएं और समय के तत्व को ध्यान में रखा जाए, जिसे मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा, तो कोई भी महत्वपूर्ण हलचलों का उचित सटीकता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक या विभिन्न स्टॉक्स के समूह से खुद को परिचित करें, और यदि आप अपने रिकॉर्ड के साथ समय तत्व को सही ढंग से जोड़ते हैं, तो आप अंततः यह पहचान सकेंगे कि कोई प्रमुख हलचल कब होने वाली है। यदि आप अपने रिकॉर्ड को सही ढंग से पढ़ते हैं, तो आप किसी भी समूह में अग्रणी स्टॉक को चुन सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, आपको अपने रिकॉर्ड खुद रखने होंगे। आपको अपने आंकड़े स्वयं लिखने होंगे। किसी और को यह आपके लिए करने न दें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि इस प्रक्रिया के दौरान आपके मन में कितने नए विचार उत्पन्न होंगे, ऐसे विचार जो कोई और आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वे आपकी खुद की खोज होंगे, आपका अपना रहस्य, और आपको उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इस पुस्तक में मैं निवेशकों और सट्टेबाजों के लिए कुछ न करें नियम भी प्रस्तुत कर रहा हूं। उनमें से एक मुख्य नियम यह है कि कभी भी सट्टा लगाने वाले सौदों को निवेश में परिवर्तित न करें। निवेशक अक्सर बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं केवल इसलिए कि उनके स्टॉक खरीदे और चुकाए जा चुके होते हैं। आपने अक्सर किसी निवेशक को यह कहते सुना होगा, मुझे बाजार के उतार चढ़ाव या मार्जिन कॉल्स की कोई चिंता नहीं है। मैं कभी सट्टा नहीं लगाता। जब मैं स्टॉक खरीदता हूं तो मैं उसे निवेश के लिए खरीदता हूं, और अगर वे गिर भी जाते हैं तो अंततः वे वापस ऊपर आ ही जाएंगे। बहुत सारे निवेशकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जिन शेयरों को उन्होंने अच्छे निवेश मानकर खरीदा था, वे बाद में पूरी तरह बदल गए। इस कारण से ये तथाकथित निवेश वाले शेयर अक्सर सट्टेबाजी बन जाते हैं। कुछ कंपनियां तो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, और उनके साथ साथ निवेशकों का मूल पैसा भी खत्म हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग यह समझने में असफल रहते हैं कि आज जिन शेयरों को निवेश माना जा रहा है, भविष्य में वे नए हालात का सामना कर सकते हैं, जिससे उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है। जब तक निवेशक इस बदलाव को समझ पाते हैं, तब तक उनके शेयरों का मूल्य बहुत गिर चुका होता है। इसलिए एक निवेशक को अपने पैसे की सुरक्षा उसी तरह करनी चाहिए जैसे एक सफल सट्टेबाज अपने सौदों में करता है। अगर ऐसा किया जाए तो जो लोग खुद को निवेशक कहते हैं, उन्हें भविष्य में जबरदस्ती सट्टेबाज नहीं बनना पड़ेगा, और ट्रस्ट फंडों की कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं गिरेगी। कुछ साल पहले तक न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे में पैसा लगाना बैंक में रखने से ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। 28 अप्रैल 1902 को न्यू हेवन का शेयर $255 प्रति शेयर था।
दिसंबर 1906 में शिकागो, मिल्वॉकी एंड सेंट पॉल का शेयर $199.62 था। उसी साल जनवरी में शिकागो नॉर्थवेस्टर्न का शेयर $240 था। 9 फरवरी को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे का शेयर $348 था। ये सभी कंपनियां उस समय अच्छे मुनाफे में थीं और अच्छा लाभांश दे रही थीं। लेकिन अब इन निवेशों को देखिए। 2 जनवरी 1940 को इनके भाव थे: न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे $0.50 प्रति शेयर, शिकागो नॉर्थवेस्टर्न $0.31 प्रति शेयर, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे $26.62 प्रति शेयर, शिकागो, मिल्वॉकी एंड सेंट पॉल का 2 जनवरी 1940 को कोई भाव नहीं था, लेकिन 5 जनवरी 1940 को यह $0.25 प्रति शेयर था। ऐसे सैकड़ों शेयरों की सूची बनाई जा सकती है जो कभी सुरक्षित निवेश माने जाते थे, लेकिन आज उनकी कोई कीमत नहीं बची। इस तरह बड़े निवेश ध्वस्त हो जाते हैं और उनके साथ साथ उन तथाकथित रूढ़िवादी निवेशकों की संपत्ति भी खत्म हो जाती है। शेयर बाजार में सट्टेबाजों ने पैसा गंवाया है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल सट्टेबाजी से गंवाया गया पैसा उन भारी रकमों की तुलना में बहुत कम है जो तथाकथित निवेशकों ने अपने निवेश को यूं ही चलते रहने दिया और सब कुछ खो दिया। मेरी नजर में असली जुआरी तो ये निवेशक ही हैं। वे एक दांव लगाते हैं, उसे पकड़े रहते हैं, और अगर वह गलत साबित होता है तो वे सब कुछ गंवा देते हैं। एक सट्टेबाज भी उसी समय शेयर खरीद सकता है, लेकिन अगर वह समझदार है और अपने रिकॉर्ड्स रखता है तो वह खतरे का संकेत पहचान लेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वह तुरंत कार्रवाई करके अपने नुकसान को कम से कम रखेगा और बाजार में दोबारा सही समय पर प्रवेश करेगा। जब कोई शेयर गिरना शुरू करता है तो कोई नहीं बता सकता कि वह कितना गिरेगा। इसी तरह जब कोई शेयर ऊपर जाता है तो कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी सिर्फ इसलिए शेयर मत बेचो कि वह महंगा लग रहा है। हो सकता है कि वह 10 से 50 पर पहुंचा हो और आपको लगे कि अब यह बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा हो और मुनाफा बढ़ रहा हो तो यह 50 से 150 तक भी जा सकता है। कई लोगों ने इसी गलती से पैसा गंवाया है कि उन्होंने लंबे समय तक बढ़ते हुए शेयर को बहुत ऊंचा मानकर शॉर्ट सेल कर दिया। कभी भी सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदो कि वह पहले के उच्चतम स्तर से बहुत नीचे आ गया है। गिरावट के पीछे कोई ठोस वजह हो सकती है। भले ही वह शेयर अब सस्ता लगे, लेकिन हो सकता है कि वह अभी भी महंगा ही हो। पुराने दामों को भूलकर केवल सही समय और सही मूल्य को ध्यान में रखकर फैसला करो। मेरे ट्रेडिंग के तरीके में जब मेरे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कोई शेयर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो मैं उसी समय खरीदता हूं जब वह अपने पिछले स्तर को पार करके एक नया ऊंचा स्तर बनाता है। यही नियम तब भी लागू होता है जब मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति ट्रेंड का अनुसरण करता हूं। मैं कभी भी गिरावट पर खरीदता नहीं और न ही तेजी के समय शॉर्ट सेल करता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका पहला सौदा नुकसान में है तो दूसरा सौदा करने की गलती मत करो। कभी भी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए और निवेश मत करो। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लिख लो, कभी भी नुकसान की औसत गणना मत करो। अध्याय 1 का अंत। अध्याय 2 के लिए हमारा अगला वीडियो देखें और अधिक ऑडियो बुक के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।